आज हम ग्रेविटेशन के चैप्टर पर जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, एंड हम किस तरीके से अपने प्रेशर को उतनी ही फोर्स लगा करके या उतना ही थ्रस्ट लगा करके उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम अपनी डेली लाइफ के एप्लीकेशन देखेंगे इस पार्ट के अंदर, एंड मैनी ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन इट। लेट अस गो वन बाय वन। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसको डिनोटेड बाई P इज डिनोटेड बाई P एंड फोर्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग प्रेशर is equal to force upon area, force upon area। तो यहाँ देखिए प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, फोर्स को F से एंड एरिया को A से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो प्रेशर की SI यूनिट होती है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल और शॉर्ट में PA बोल सकते हैं। अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट निकालें तो क्या होगी? प्रेशर, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई? इसके अकॉर्डिंग होगी न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट प्रेशर की बनती हैं। यहाँ पर हमने ये सारी बातें प्रेशर के बारे में जानी है। प्रेशर में हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। हम थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स होती है। परपेंडिकुलर फोर्स बिंदु से एक नाइफ किसी चीज़ को कट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है उस पर। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट Thrust, perpendicular force acting on a body is called thrust। एंड SI यूनिट थ्रस्ट क्या होती है? SI यूनिट
SI unit of thrust is same as the unit of force, that is Newton. SI unit of thrust is Newton. और सिंपली N। तो इसको देखते हुए हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम प्रेशर क्या बोल सकते हैं? हम प्रेशर को प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मीन टू से प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, तो परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर ही बोला जाता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। हमने प्रेशर का जो फॉर्मूला देखा था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस बात से क्या पता चलता है? जो प्रेशर जो होता है दो क्राइटेरिया पे, टू क्वांटिटी डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकंड वन इज एरिया। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन first force acting on a body, force acting on a body मीन टू सी पहली क्राइटेरिया है कि कितनी जोर से या कितना किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, कितनी ताकत से उसे दबाया जा रहा है, या कितनी ताकत से उस पर हम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो उस पर डिपेंड करता है, फोर्स की पावर्स पर। सिर्फ बहुत आसान सी बात है कि अगर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम आएगा, और वहीं हम 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो प्रेशर हाई आएगा। लेस एंड हाई। सपोज कीजिए कि एक छोटा हैमर था, छोटा हैमर जिससे हमने 10 न्यूटन इस पर हिट किया, और वहीं ये बड़ा हैमर जिससे हमने हिट किया, जैसे 100 न्यूटन आया तो प्रेशर लेस एंड हाई। इस तरीके से अगर फोर्स एक कम और ज़्यादा होने से प्रेशर चेंज होता है। सेकंड, प्रेशर जो होता है दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर। प्रेशर एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट मीन टू से जो फोर्स है वो कितने बड़े एरिया पे इम्पैक्ट कर रही है, या वो कितना बड़ा एरिया है जिस पे कि फोर्स काम कर रही है, उस पर भी हमारा फोर्स प्रेशर इम्पैक्ट करता है। और कैसे इम्पैक्ट करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो हमारा प्रेशर हम देख सकते हैं, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की क्वांटिटी में कमी आती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, अगर ये ब्रिक जो है, हाँ ब्रिक इस तरीके से पड़ती है
ये ब्रिक सरफेस पे इस तरह गिरती है। और सेकंड केस में ये एक केस नंबर 1, एक केस नंबर बी। अब ये देखिए, यही ईंट हमने इस तरीके से लिया और इस तरीके से लगाया ए। यहाँ पे क्या है, लार्ज एरिया है और यहाँ पर स्मॉल, यहाँ स्मॉल एरिया है। अब देखिए, दोनों में हमने फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, दोनों ही कंडीशन में फोर्स सेम लगाई है, लेकिन इम्पैक्ट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसके एरिया की वजह से। इसका एरिया ज़्यादा है। अब इसका एरिया ज़्यादा है तो बड़े एरिया पे फोर्स लगेगी, बड़ी एरिया फोर्स लगेगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो मिलेगा हमें प्रेशर, दैट इज प्रेशर भी कम मिलेगा। और वहीं जहाँ पे एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने की वजह से जो फोर्स लगेगी वो भी छोटे एरिया पे लगेगी और छोटे एरिया पे लगने की वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी, मतलब ज़्यादा प्रेशर बनाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया होता है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को शार्प नाप से कट करते हैं, अगर हम शार्प नाइफ से किसी चीज़ को कट करते हैं और कटिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जल्दी कट होता है। वहीं अगर हम किसी चीज़ को ब्लंट नाइफ से, शार्प नाइफ एंड ब्लंट नाइफ से कट करते हैं इसी सेम चीज़ को, पहले इस नाइफ से कट करना इजी होता है और सेकंड नाइफ से डिफ़िकल्ट होता है, कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ में एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने की वजह से वो उसे बड़ी आसानी से ज़्यादा प्रेशर लगाता है और ज़्यादा प्रेशर लग, फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है और फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो बड़ी आसानी से कट कर देता है। वहीं ब्लंट नाइफ के केस में जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो एप्पल है या कोई भी हम जो खाना खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो वो सही से नहीं कट पाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई जो हमारा प्रेशर होता है दो क्राइटेरिया डिपेंड करता है, या तो उसकी फोर्स या उसका एरिया। या तो हम फोर्स बढ़ा दें या उसका एरिया छोटा कर दें, तो ऐसी कंडीशन में ही हम उसका प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं जिस एरिया का ही, जैसे यहाँ देखिए, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हमने यहाँ देखिएगा अभी, हमने क्या किया, हमने थंब लिया अपना और थंब लिख करके इसको दबाया, थंब। हमने अपनी थंब को लेकर के इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे दबाया है, ऐसे इस बॉक्स को। तो हम क्या देखते हैं, कंडीशन ए में इस बॉक्स में कोई ज़्यादा डिप्रेशन या कोई भी
ज़्यादा फोर्स इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता या इसमें ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं आता। वहीं हमने क्या किया, अब सेकंड केस में हमने क्या किया, एक नील लिया, एक नील, और नील को ले लिया, और नील को लेकर के यहाँ से अब लिया, और नील को लेकर के हमने यहाँ से अपना थंब अब हमने फोर्स लगाया, अब हम जब फोर्स लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो नील है, ये नील अंदर तक चला जाता है, ये नील अंदर तक चला जाता है और इस बॉक्स में होल कर देता है। तो ये कैसे हुआ, बॉक्स सेम था, फोर्स भी हमने सेम ही लगाया, लेकिन अंतर किस चीज़ का पड़ा, अंतर और डिफरेंस जिस चीज़ का आया वो था एरिया। हम यहाँ थंब पर देख सकते हैं कि जो एरिया है थंब का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से जो उस पर प्रेशर लग रहा है वो भी लेस है, लेस प्रेशर है। वहीं वहाँ पर सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि जो एरिया है नील की तरह जो लगाया जाने वाला एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से प्रेशर भी हाई प्रेशर है। इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि अगर हमें प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम एरिया को डिक्रीज कर दें, तो ऐसी कंडीशन में हम बिना फोर्स को चेंज किए भी प्रेशर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं प्रेशर की, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। फर्स्ट, स्ट्रिप्स ऑफ बैग आर ब्रॉड, मीन टू से जो हम बैग की तनियाँ जो होती हैं वो तो ब्रॉड बनाई जाती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये रहता है कि अगर बैग की जो तनियाँ हैं ज़्यादा ब्रॉड होंगी तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंधों पे बोझ कम पड़ेगा, प्रेशर कम आएगा, क्योंकि ब्रॉड बैग की जो तनियाँ जो होती हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है, और एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। स्ट्रिप of bag is broad, मीन टू से जैसे ये हमारा बैग है, इसकी जो स्ट्रिप्स जो में दी जाती हैं स्ट्रिप्स, बैग, ये बैग जो हमें मिलता है उसकी स्ट्रिप जो होती हैं फिर ब्रॉड, इसलिए ब्रॉड होने का रीजन रहता है कि एरिया ज़्यादा देना। अगर यही स्ट्रिप होती पतली होती, थिन होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, हमारे लाइन बन जाती या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। इसलिए हमने उसकी जो तनियाँ बनाई वो थोड़ी बड़ी बनाई। सेकेंड, vegetable can cut from a sharp knife easily as compared to blunt knife. Vegetable can cut
फ्रॉम शार्प नाइफ एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। मोर इजीली। ब्लंट नाइफ जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है, इस वजह से अभी हम आपको बता के आए हैं कि ब्लंट नाइफ का एरिया बड़ा होता है, इसलिए वो सब्जियों को अच्छे से नहीं काट पाता। थर्ड, निडल पॉइंट ऑफ निडल्स आर गोइंग टू बी शार्प। जो निडल का पॉइंट होता है या सुई जो होती हैं या जो सिरिंज होती हैं, उन सबका जो निडल होती है वो शार्प होती है। रीजन बिहाइंड इज दिस कि अगर उनका पॉइंट शार्प होगा तो वो बड़ी आसानी से पिंच कर जाएंगी और बड़े आसानी से इंजेक्शन को, या फिर अगर हम उससे कपड़े सी रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम कपड़े सी सकते हैं। वहीं अगर उसका एरिया बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें कपड़े सीने में परेशानी आ सकती है। और सिमिलर मैंने कि अगर जो सिरिंज होती है उसकी भी पॉइंट हम शार्प रखते हैं ताकि जो हम मेडिसिन या जो इंजेक्शन हम लगाने जा रहे हैं वो तुरंत लगा दिया जाए और तुरंत निकाल लिया जाए ताकि ज़्यादा हार्म ना दे बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। पॉइंट ऑफ निडल एंड इंजेक्शन is sharp। Mean to say sharp needle निडल और सिरिंज जो होती हैं उनके निडल एंड सिरिंज दोनों की जो पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि इंजेक्शन बड़ी आसानी से लगाया जा सके और यहाँ से इस क्लॉथ को बड़ी आसानी से हम स्टिच कर सकते हैं। फोर्थ, टैक्टर्स जो होती हैं उनके टैग की सरफेस एरिया बड़ा होता है, और इसका रीजन क्या होता है, अगर ट्रैक्टर की सरफेस एरिया होते हैं, टायर का जो सरफेस एरिया होता है बड़ा होगा तो वो मिट्टी में या खेत में कम फंसेगा। इसी वजह से उसके हम एरिया को बड़ा रखते हैं ताकि उसे कम प्रेशर मिले। लार्ज साइज of wheels of tractor and slippers of train at a considerable distance to reduce pressure in a similar manner। तो में दिखा देते हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन में जो पटरी होती है उसको हम इस तरीके से, यहाँ जो ट्रेन चल रही है तो यहाँ पे पटरी जो होती है, जैसे लार्ज इसका जो एरिया होता है
एरिया थोड़ा लार्ज कर दिया जाता है ताकि जब ट्रेन इस पटरी पे चले, ट्रेन जब यहाँ इस पटरी पे चलती है छोड़ो। देखिए यहाँ पे जो पटरी है वो उसके बीच में जो एरिया बनाया जाता है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे स्लीपर्स लगा दी जाती है, एरिया थोड़ा वाइड कर दिया जाता है। तो देखिए इससे वाइड करने से क्या हुआ, तो यहाँ से जो एरिया वाइड होगा तो जो उसके व्हील होंगे, व्हील जो होंगे ट्रेन के, वो बड़ी सरफेस यहाँ पड़ेंगे। क्योंकि हमें जैसा बहुत आसानी से पता है कि जो ट्रेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है और छोटे से एरिया में अगर हम उसे रखेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। इसी से बचने के लिए हमने उसको बड़े एरिया में रखा ताकि वो कम प्रेशर एग्जर्ट करे।
factors on which Weighend force depend. First one factor, volume of fluid. जितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ उतना ही ज़्यादा उसका बायोगेंट फोर्स होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस देख रखा है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, एज वी मूव डाउन वॉल्यूम जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसमें बायोगेंट फोर्स भी इंक्रीज होती है। सेकेंड होता है डेंसिटी। with increasing density the Weighend force is also going to increase। जैसे कि डेंसिटी ऑफ हनी जो होता है, हनी, ग्लाइसिन इज मोर देन वाटर। इन सब की जो डेंसिटी होती है मोर देन वाटर होती है। तो वाटर से ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी जब वाटर से ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में ये आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन नहीं देंगे, मीन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो हनी और ग्लिसरीन अप्लाई मोर बायोगेंट फोर्स एज कंपेयर टू वाटर। इसी तरह से ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट ऑयल जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो उसकी बायोगेंट फोर्स भी कम होगी, मोर एंड लेस देन वाटर की, अगर हम वाटर के कंपेरिजन में लेते हैं इन दोनों को। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं जो है आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल क्या बोलता है प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल उन्होंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली और कंप्लीटली उस किसी भी लिक्विड फ्लूइड में फॉल करते हैं या तो ऐसी कंडीशन में वो उसका उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना कि उसका वेट है। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ये एक अननोन क्वांटिटी, अननोन, हमको एक्स का हमें वेट नहीं पता, एक्स न्यूटन का वेट है, तो हमने इसका वेट पता करने के लिए क्या किया, फुली फिल्ड ये जो था इसमें हमने इसे डिप किया और यहाँ पर एक छोटा सा बीकर लगाया। हमने जब इसमें डिप किया तो इसमें जो कुछ वाटर स्पेल आउट हुआ होगा, उस वाटर जो स्पेल आउट हुआ है उसको हमने इसमें कलेक्ट कर लिया। वाटर हमने जो वाटर यहाँ से निकला इसे हमने कलेक्ट कर लिया, और लेट से जो उस वाटर का वेट आया वो आया 20 न्यूटन। तो इस 20 न्यूटन आने का मीन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हमने कैसे पता किया? हमने पता किया बाय यूजिंग आर्किमेडिक प्रिंसिपल, जो कहता है कि जितना वेट होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल,
when an object partially or completely immersed in a liquid it displays the liquid equal to its weight जितना उसका वेट होगा उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सी जगहों पे यूज होता है, जिस तरीके से बहुत सी जगहों पर जिस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का वेट मेजर करने के लिए, हम किसी की प्योरिटी ऑफ मिल्क देखने के मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। पर और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, जिसमें एक बार क्या हुआ कि एक किंग ने अपने एक सोने का क्राउन बनवाया। उस क्राउन में उन्होंने बोला कि इस क्राउन के अंदर मेरे को प्योर सोना चाहिए। तो एक आदमी को उन्होंने दिया, तो उसने उसको तकरीबन 3 महीने के अंदर से बना के दे दिया। लेकिन अब वो राजा जो था, उसे चेक करना था कि ये जो उसने दिया है, इसने कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी हो। अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ऐसा उनको कोई तरीका नहीं था कि पता कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में आर्किमिडीज ने ये सुझाया कि आप ऐसा कीजिए कि इस क्राउन को लेकर के आप पानी में डालिए और 5 किलो सोना अलग से पानी डालिए। अगर दोनों का वाटर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में तो ये सही है, इसने कोई धोखेबाजी नहीं की। दोनों टबों में पानी इक्वल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी में कम या ज़्यादा आता है तो मतलब इसमें कुछ इसने मिलाया है। तो इस तरीके से क्राउन एंड एक लोहे का पीस इसमें रखा गया। तो यहाँ पे देखा गया कि पानी जो है इक्वल है, पानी इक्वल था, वाटर इज इक्वल। वाटर इक्वल का मतलब क्या है? क्राउन अगर 5 किलो का था, 5 किलो का है, 5 किलो का सोना पूरा यूज हुआ और 5 किलो का सोना जितना पानी था। तो कहने का मतलब क्या है? जितना वेट होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ऐसे ही बहुत सी और भी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि हाथी का वजन नापना। हाथी के वजन नापने के लिए भी इसी जगह यूज़ कर सकते थे। पुराने ज़माने इसी जगह यूज़ होता ताकि हाथी का वजन कैसे नापा जाए। हाथी के वजन को भी इसी तरह नापते थे, उसे डुबा देते थे थोड़ा सा, और जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उसको नाप लेते थे। क्योंकि पूरे हाथी को नापना तो मुश्किल है। इसी तरीके से ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट
प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा और कब डूबेगा, इसके बारे में ये हमें नॉलेज देता है। तो जैसा कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना कि उसका वेट होता है। जब उसमें जो कभी किसी उस लिक्विड में जाता है तब लिक्विड में पुट किया जाता है पार्शियली और कम्प्लीटली। तो ऐसी कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमसे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है जब वो अपने वेट के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे, फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दे। ऐसी कंडीशन में ही जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट कर सकता है। तो इसे लिख लेते हैं, an object will float in a fluid if it displaces the fluid that may be air gas anything fluid equal to its weight अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसी कंडीशन में ही वो फ्लोट करेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं हाउ बोट विल फ्लोट, हाउ बोट जो होती है कैसे फ्लोट करती है, हाउ बोट फ्लोट बोट कैसे फ्लोट करेगी? देखिए बोट के बारे में, बोट का देखिए, जैसे बोट जो होती है लकड़ी से बनी हुई होती है और बोट लकड़ी से बनी हुई होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा जो होता है हॉलो होता है, खाली होता है। तो जिस तरीके से बोट यहाँ पर ये है हमारी, ये बोट, है हमारी। इस बोट में ये हमने पानी में से उतारा, हमने जैसे पानी में उतारा तो क्या हुआ, इसने इसे अपनी फोर्स लगाया, अपनी वेट की वजह से इसने फोर्स लगाया इस पर। तो जब वेट लगाया तो इसकी वजह से कुछ लिक्विड भी इधर हुआ होगा, और लिक्विड इधर हुआ तो उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया जितना कि उसका वेट था। और वेट जो था, अब इसे ओवरकम करने के लिए क्या मिल गया, बायोगेंट फोर्स। जो बायोगेंट फोर्स थी वो यहाँ पे एक्शन में आ गई, क्योंकि अब वेट तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो वेट और ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अब ये बोट जो होती है फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर भी एक इंसान है तो वेट बढ़ा है इसका, लेकिन अब बहुत सारे इंसान हो जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ इस बोट में बैठ जाएं तो क्या होगा, इसका वेट जो है बढ़ेगा, इसका कंटिन्यूस वेट इंक्रीज होगा, और कंटिन्यूस वेट बढ़ने से वेट बढ़ेगा इसका, और कंटिन्यूस वेट बढ़ने से अब वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उतना लिक्विड डिस्प्लेस न कर पाया इतना कि उसका वेट है। तो ऐसी कंडीशन में
जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एंड वेट ज़्यादा होने की वजह से बोट जो है सिंक हो जाएगी, बोट जो है डूब जाएगी। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है बोट चलाते समय कि जो बोट है उसका वेट जरूर से ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो वो सिंक कर जाएगा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम denoted by D, denoted by D, D से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज D इज इक्वल टू M अपॉन V। और हम इसे रो से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो हाँ, रो से डिनोट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू MV। और सिंपल टर्म में हमें डेंसिटी ही रहने देते हैं, D से। जो इसकी SI यूनिट रहती है, SI यूनिट, SI यूनिट जो होती है वो होती है इसकी kg मीटर पर क्यूब। kg मीटर पर क्यूब इसकी SI यूनिट रहती है। डेंसिटी इसके बाद अगला जो आता है वो डेंसिटी जो होती है हमारी, हाँ, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी of an object with respect to density of water। वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर जब हम इसे मिलाते हैं तो डेंसिटी तो क्या हुआ यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस।
substance into volume of substance volume of water upon mass of water, mass of वाटर। अब हम ये मान चलते हैं कि हमने दोनों का जो वॉल्यूम लिया है वो सेम लिया है, तो सेम वॉल्यूम होने की वजह से ये दोनों कट गई, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर बनी? रिलेटिव डेंसिटी become equal to mass of substance upon mass of water, mass of substance upon mass of water, that is the relative density। एक बात और, हम डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कैसे बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? तो इसका आंसर ये रहता है कि इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में लेस है तो वो वाटर में फ्लोट करेगा। If the density is less of an object is less than density of water, then object float, और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेरिजन में, तो वो फ्लोट करेगा। और डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ही हम आपको बता सकते हैं जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, क्योंकि हमें जैसा पता है आयरन की डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी आयरन से बना हुआ शिप इतना ज़्यादा कैसे चल जाता है और बिना डूबे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हाउ शिप फ्लोट, शिप कैसे चलते हैं? जो बड़े बड़े जहाज होते हैं शिप, जो शिप होते हैं बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, उनको फ्लोट करने के कारण क्या आता है? असल में जो इसका मेन रीजन रहता है कि वो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन इन एक्चुअल अंदर से वो हॉलो होते हैं, उनके अंदर खाली होता है सब कुछ और ज़्यादातर उनमें एयर भरा होता है। इसी वजह से
इसी ऐसे हम उनकी डेंसिटी निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी ऐसे डेंसिटी ऑफ शिप जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मास कम है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से हमने ऐसा बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में कम होगी तो वो फ्लोट कर जाएगा, इसीलिए शिप फ्लोट कर जाते हैं। ड्यू टू hollow area, hollow volume of shape, its density become less, density become less compared to water, so it can float, और सेम रीजन हम आइस को भी दे सकते हैं। जो आइस का जो हम वर्क देखते हैं, वर्क जो होती है आइस का जो पीस होता है वो फ्लोट करता है, सेम रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं। आइस का पीस जो हम देखते हैं पानी के अंदर तैरता है, इसका भी सेम रीजन होता है कि जो आइस है, आइस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो डेंसिटी होती है वाटर कंपेरिजन में कम हो जाती है, इसलिए से वो भी आइस भी फ्लोट कर लेती है। तो आज हम समझेंगे कि हाउ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब सिंक करता है। हाउ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। हम इसे पहली कंडीशन से देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अगर if the Vyogant force is greater than applied force, मीन टू से जो वायोगेंट फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। कैसे? यहां देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इस पे अप्लाइड फोर्स है, लेकिन इस अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा वायोगेंट फोर्स है। अप्लाइड फोर्स एंड ये वायोगेंट फोर्स, वायोगेंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स, इसलिए ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सेकंड पॉइंट, इफ
Bioagent force is less as compared to applied force. Bioagent force is less as compared to applied force. Bioagent force जो है अप्लाइड फोर्स से कम है. Then ऑब्जेक्ट सिंक, डूब जाएगा. मीन टू से ये जो ऊपर से फोर्स लग रही थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू बायोगेंट फोर्स. बायोगेंट फोर्स से कंपेयर में जो डाउनवर्ड फोर्स थी वो ज़्यादा थी, इसलिए जो ऑब्जेक्ट था वो सिंक करेगा. एज कंडीशन सी, इफ बायोगेंट फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स बोथ द फोर्स बिकम इक्वल, इफ Bioagent force is equal to applied force. Applied force, Bioagent force and applied force दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट विल फ्लोट while taking the same level, same water level. Object will float with same water level. सेम वाटर लेवल के साथ वहाँ पे वो फ्लोट करेगा. जैसे यहाँ देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इतनी फोर्स, ये भी फोर्स, और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल फोर्स लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो पानी की लेयर होगी उसके बराबर फ्लोट करेगा. यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर लेगा, और इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वाटर लेवल है उसके साथ टच फ्लोट करेगा. दैट इज वाटर और एनी फ्लूइड. हमने यहाँ पे वाटर लिया है, और भी कुछ दूसरा फ्लूइड हो सकता है. Second, the water displays is more than weight, then object will float. First condition. Second, water displays is equal to weight. In such condition, object will also float with same level. Float with same water level. Same water level. And third, water displays is less than its weight, then object gets sink. ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक होगा. कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या कहती है? उसमें कहती है फर्स्ट,
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is more than density of water. ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेट अस से सिग्मा इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर रो, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट विल सिंक। सेकंड, density of object equal to density of water, then float with same level, same water level, yes, same level. Third, density of water is more than density of object. Density of object is less as compared to density of water. Then object will float on surface. Rise and float on the surface. राइज करेगा और सरफेस फ्लोट करेगा। देखिए, तो हम इसमें थोड़ा सा एक बात देखते हैं जरा कि वायोगेंट फोर्स जो होती, वायोगेंट फोर्स